तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था श्वसन एवं गैसों का विनिमय। हमारा पार्ट वन कल का कंप्लीट हो चुका था, बहुत सारा पॉइंट देख लिए थे, पूरा पॉइंट एनसीईआरटी का था। ठीक है, अभी देखते हैं आगे का, उसी से रिलेटेड ये कल हम कर लिए थे। अब इसी से रिलेटेड दो भाग है। श्वसन के मार्ग को दो भागों में बांटते हैं। श्वसन के मार्ग को दो भागों में बांटते हैं, एक भाग है इसका चालन भाग और एक भाग है इसका विनिमय भाग। अब देखना इधर, जो बाह्य नासा छिद्र है वहां से हमारा एयर अंदर आया, फिर कहा गया नासा मार्ग में, फिर कहा गया नासा कक्ष में, फिर कहा गया ग्रसनी में। ग्रसनी क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। किसका? भोजन और वायु का। मैंने कल बताया था कि ग्रसनी अगर ऐसे आ रहा है, ये हमारा श्वसन मार्ग है, तो अगर ये ग्रसनी है, ठीक है, इसको अगर मैं ग्रसनी बोलूं तो क्या होगा? यहाँ से दो पाइप निकलेगा, एक पाइप फूड के लिए और एक पाइप एयर के लिए। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? भोजन का और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग। ग्रसनी में एक और चीज होता है, क्या? घाटी। कल मैंने बताया था कि घाटी क्या होता है ऐसे करके, ठीक है। उसके आगे जस्ट आते हैं तो हमारा आता है कंठ। कंठ को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि पेटिका या फिर साउंड बॉक्स बोलते हैं इसी को। क्लियर? ये ध्वनि उत्पादन करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा आवाज अब तक जा रहा है, तो उसका रीजन ये है। उसके बाद आता है श्वास नली, ट्रेकिया। उसके बाद क्या है? दायां एवं बायां प्राथमिक श्वसनी दो भागों में बढ़ जाती है। कहां पास? पांचवी वक्षीय कशेरुकी में आके, या फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में आके क्या हो जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सा? दायां एवं बायां प्राथमिक श्वसनी। इसको और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक ब्रोंकाई बनता है, तृतीयक ब्रोंकाई बनता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो प्राथमिक श्वसनिका बनती है। प्राथमिक श्वसनिका से आगे जाते हैं तो अंतस्थ श्वासनिका बनती है। ठीक है, ब्रोंक्यूल बनती है, इसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं श्वसनिका को। उसके बाद आगे जाते हैं तो क्या मिलता है हमारा? कुपिका। समझ में आया? अब देखते हैं ये हमारा श्वसन का मार्ग है, इसका कौन सा पार्ट, कहां से कहां तक का पार्ट चालन भाग है और कहां से कहां तक का भाग विनिमय भाग है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो बाह्य नासा छिद्र से अंतस्थ श्वसनी तक का भाग, यहां से लेके बाह्य नासा छिद्र से लेके ऐसे आएंगे तो यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं? चालन भाग। अब बताता हूं मैं कि चालन भाग का, मैं इसको चालन भाग क्यों बोल रहे हैं, क्या काम होता है इसका, वो देखना। चालन भाग का काम क्या है? पहला तो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है। इतना समझ में आया? दूसरा क्या है? जो वायु का तापमान है ना, वायु का तापमान, उसको हमारे शरीर के तापमान के बराबर लाता है। ठीक है, बराबर लाता है, नोट करते जाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि और क्या काम करता है। इसका एक और काम होता है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, हवा मेरे नाक में घुस रहा है, तो क्या वो हवा ही बस रहेगा उसमें और छोटे छोटे पार्टिकल नहीं रहेंगे? बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे, बहुत सारे फंगस वगैरह रहेंगे, छोटे छोटे धूल के पार्टिकल रहेंगे। तो उनको मेरे नाक में ना ये छोटा छोटा बाल पाया जाता है, आगे जाऊंगा तो छोटा छोटा और बाल पाया जाएगा, जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो उस चीज से मुक्त करता है। जो वायु के अलावा दूसरे कण हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, जिनकी वजह से हमें छींक आ सकता है, खांसी आ सकता है, तो हमारा तबियत खराब हो सकता है, उनसे मुक्त करता है। तो बाह्य कणों से मुक्त करता है। किसको? हवा को बाह्य कणों से मुक्त करता है। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है चालन भाग का। इसमें क्या होता है कि ये वायु को आर्द्र कर देता है। आर्द्र मतलब होता है नम को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? मॉइस्ट कर देता है।
इतना समझ में आ गया। ये चालन भाग का फंक्शन है। ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सबको समझा दिए। अब यहाँ पे आ जाओ विनिमय भाग। विनिमय भाग में क्या क्या आते हैं, देखो कुपिका आती है और कुपिका की नलिकाएं आती है। देखो ये कुपिका है, कुपिका के आगे जाऊंगा तो क्या आएगा, कुपिका की छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, कुपिका की छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं वो आएंगी। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये विसरण करता है। विसरण, विसरण क्यों करेगा, क्योंकि इसको गैस का एक्सचेंज करना है, गैस का एक्सचेंज करना है, गैस का एक्सचेंज करना है, विनिमय करना है। ठीक है, कौन कौन से गैस का, CO2 और O2 का, इनका एक्सचेंज करता है, इसका ये काम है। ठीक है, सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, इसको आप देख लेना और नोट कर लेना पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, आगे देखते हैं हम। इसके आगे एक टॉपिक और आता है हमारा, मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन मार्ग देख लिए हम लोग, कौन कौन से मार्ग से कहां कहां से कैसे कैसे जाता है, वो सब चीज देख लिए हम लोग। अब आते हैं मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है वो सब चीज को देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि श्वसन में कौन कौन से चरण होते हैं, कैसे कैसे श्वसन होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद श्वसन मार्ग को समझेंगे, उसके बाद श्वसन तंत्र को समझेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या, श्वसन के चरण, कौन कौन सा चरण होता है श्वसन में, उस चीज को देखते हैं सबसे पहले। तो पहला चरण है, दूसरा चरण है, ये सब चीज को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले लंग्स या इसी को बोलते हैं फेफड़े, फेफड़े समझ में आया। फेफड़े में क्या पाया जाता है, फेफड़े में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसका, कुपिका का, कुपिका का। ठीक है, और इसी से लगा हुआ होता है कौन, रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, ब्लड वेसल्स, इसी के पास से होते हुए ऐसे गुजरती हैं। ठीक, तो इन्हीं दोनों में क्या होता है, विसरण। विसरण तो पता होगा ना आपको कि क्या होता है, कि गैस के मॉलिक्यूल का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण, सांद्रता प्रवणता के साथ में। ठीक है, अब उसके बाद ये कुपिकाएं में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। मैंने सांस लिया तो कुपिकाओं में ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद ये किस में आ गया, ब्लड में आ गया। ये क्या है अपना, रुधिर है। इतना समझ में आया। फिर ये रुधिर आगे चल के किसके पास गया, अगर मैं इसको उत्तक मान लूं, ठीक है, इसको मैं उत्तक मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं उत्तक मान लूं तो कोई दिक्कत। फिर ये रक्त कोशिकाएं जो हैं ये उत्तक के पास से गुजरती हैं और वापस वहीं पास आ जाती हैं। अब देखना सारे स्टेप को मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वापस वहीं पास आ जाती हैं। ठीक है, तो देखना ऑक्सीजन रुधिर से होते हुए कहां पास आया, उत्तक के पास आया, उत्तक के पास आया, यहां पे आ गया। अब उत्तक को दे देगा क्या, उत्तक में विसरित हो जाएगा ऑक्सीजन। कहां से, रुधिर से उत्तक में विसरित हो जाएगा, विसरण हो जाएगा इसका। ठीक है, देखना उत्तक में क्या प्रेजेंट रहता है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ये मोनोमर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो हम पाचन क्रिया के दौरान अवशोषित किए रहते हैं ना, सबसे सरल रूप वो है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, पाचन क्रिया में सबसे सरल रूप है जिसको हम लोग अवशोषित करता है हमारा कोशिका। ठीक, हमारे कोशिका में क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमें ऊर्जा बनाना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये CO2 और H2O में टूट जाता है। इतना समझ में आया। और क्या बनाता है, बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलता है ना। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना समझ में आया, क्लियर। अब देखना ग्लूकोज टूटा
क्या बचा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू टूट रहा है, कंटिन्यू ऑक्सीजन जा रहा है, कंटिन्यू CO2 बन रहा है, उसको मेरे को बाहर निकालना है। तो ये विसरण के जरिए कहाँ आ जाएगा, रुधिर में। अब रुधिर से होते हुए होते हुए होते हुए आगे कहाँ चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, ये कुपिका में वापस। ये कुपिका वो आपको दे देगा क्या, CO2 दे देगा, कौन, रुधिर। अब देखना मेरा पहला चरण क्या है इसमें, पहला चरण ये है कि यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, श्वसन हुआ। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, वायुमंडलीय वायु अंदर आती है, कहां पास, कुपिका में। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पहला चरण हो गया। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे आगे क्या होता है, कुपिका और रक्त केशिकाओं के बीच क्या होता है, रुधिर का, रुधिर में कुपिका और रक्त केशिकाओं के बीच ऑक्सीजन का क्या होता है, विसरण होता है रुधिर में। उसके बाद रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया, और ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। ठीक, और मैं चौथा स्टेप में आऊं तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का और रुधिर और उत्तक के बीच में ऑक्सीजन का विसरण होता है। समझ में आया कैसे विसरण होता है, यहां से ऑक्सीजन कहां पर जाएगा, उत्तक में जाएगा। ये मेरा कौन सा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। और इसके बाद अंदर में जो मेरा कार्बन अंदर में मेरा जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है ATP के फॉर्म में। ये मेरा पांचवा चरण हो गया, इसको बोलते हैं कोशिकीय, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, पांचों चरण समझ में आया। अब मैं, आप बोलोगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देता हूं इसको। ठीक है, चलो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। श्वसन के चरण, श्वसन के चरण 5 चरणों में कंप्लीट होता है, ये 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण क्या है इसका, पहला चरण है इसका श्वसन। श्वसन, श्वसन को बोलते हैं ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय वायु को अंदर, वायुमंडलीय वायु में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको अंदर लेते हैं हम लोग सांस के जरिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायु को वापस भेजते हैं, CO2 वायु को वापस भेजते हैं, कहाँ, वायुमंडल में, वायुमंडल में। ठीक, और यहाँ पे क्या, फेफड़ों में, फेफड़ों में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कहाँ पे लाते हैं हम लोग, फेफड़ों में, और फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में भेजते हैं। ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा चरण क्या है हमारा, दूसरा चरण है कुपिकाओं, कुपिकाओं और रक्त केशिकाओं के बीच, रक्त केशिकाओं, ये इसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता है, O2 का, O2 एंड और CO2 का विसरण होता है, विसरण होता है। समझ में आया इतना। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि रुधिर के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, समझ में आया, मैंने बताया था डायग्राम में। चौथा चरण क्या है इसका, कि जो रुधिर में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो उत्तक में विसरित होती है, विसरित होती। इतना समझ में आया बच्चों। अगला पॉइंट देखूं मैं तो क्या है इसमें, अगला पॉइंट है मेरा, लास्ट पॉइंट है कोशिकीय श्वसन। कोशिका में उपस्थित
कोशिका में उपस्थित C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, फिर क्या होता है CO2 एंड H2O बनता है, और क्या बनता है ATP बनता है। इतना समझ में आया बच्चों जी। मेरा 5वां चरण है, इसी को बोलते हैं क्या, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। समझ में आया। 5 पॉइंट को मैंने लिख दिया और आपको समझा दिया। आप लोग नोट कर लेना अच्छे से इसको, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब मानव का श्वसन तंत्र। आगे देखते हैं आप क्या, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है, वक्षीय गुहा क्या होता है, ये चीज को देखेंगे अब हम। ठीक है, मानव के श्वसन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। मानव का, यहां पे लिखता हूं, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र पढ़ना है अपन को। तो मानव के श्वसन तंत्र में क्या क्या उपस्थित रहता है। पहला तो क्या रहता है, एक जोड़ी क्या, फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। और क्या उपस्थित होता है, अच्छा एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। तो ये किस चीज के अंदर में बना रहता है, किस चीज के अंदर में रहता है, ये फेफड़े मेरे अंदर में है, तो इसके आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं वो देखेंगे। तो इसके जो पश्च भाग है, पश्च भाग मतलब पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन पश्च भाग में, पोस्टीरियर नहीं होता, पश्च भाग में क्या उपस्थित रहता है। पश्च भाग मतलब ये अग्र हुआ और ये पश्च हुआ, ये ऊपर का साइड इसका अग्र हुआ और नीचे वाला पश्च हुआ। तो पश्च भाग में क्या उपस्थित रहता है, डायाफ्राम। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पश्च भाग को इंटीरियर भाग। ठीक, इंटीरियर भाग में क्या उपस्थित रहता है, डायाफ्राम। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसके सामने ये मेरा भाग है, ये सामने का भाग है, उसको बोलते हैं वेंट्रल या फिर अधर सतह। अधर भाग में क्या उपस्थित रहता है, उरोस्थी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। ठीक, अधर भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेंट्रल। ठीक, इसके पृष्ठ भाग जो पीठ की तरफ का हिस्सा है इधर इस भाग में, इसको बोलते हैं पृष्ठ भाग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डोर्सल भाग। ठीक, तो इसके पृष्ठ भाग इसको बोलते हैं इंग्लिश में डोर्सल। डोर्सल पार्ट में क्या उपस्थित रहता है, वक्षीय कशेरुकी या फिर थोरेसिक वर्टिब्री। समझ में आया इतना। अब क्या बच गया इसका, पार्श्व में क्या उपस्थित रहता है, पार्श्व भाग में इधर ये उपस्थित रहता है, इसको बोलते हैं लेटरल पार्ट में क्या उपस्थित रहता है, क्या, रिप्स या फिर पसलियां। समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। तो ये जो है डायफ्राम, पश्चिम डायफ्राम, जो पश्चिम डायफ्राम है, फ्रंट में जो अधर सतह पे क्या है मेरा, स्टर्नम है, उरोस्थी है, और पीछे भाग में क्या है मेरा, डोर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री है, वक्षीय कशेरुकी है। ठीक है, और साइड में क्या है मेरे, पार्श्व में क्या है, पसलियां। ये सारे मिलके वक्षीय गुहा का निर्माण करते हैं। ये सब मिलके क्या चीज का निर्माण करते हैं, वक्षीय गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान, वक्षीय गुहा बोलते हैं इसको। ठीक, इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा, जिसके अंदर क्या उपस्थित रहता है, इसी के अंदर उपस्थित रहता है ये एक जोड़ी फेफड़े किसके अंदर रहते हैं, वक्षीय गुहा का। और ये एक जोड़ी फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर ऐसे उपस्थित रहते हैं, एक जोड़ी फेफड़े जो हैं वो वक्षीय गुहा के अंदर ऐसे उपस्थित रहते हैं कि अगर वक्षीय गुहा के आयतन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा भी कुछ भी परिवर्तन आ गया, तो इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर इसके आयतन में
कुछ परिवर्तन आ गया तो इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका आयतन बढ़ गया तो इसका भी आयतन बढ़ जाएगा, इसका आयतन कम हो गया तो इसका भी आयतन कम हो जाएगा। किसका? फेफड़े का, ठीक है। ये किस पे निर्भर कर रहा है? वक्षीय गुहा के आयतन पे निर्भर कर रहा है। इसका आयतन ज्यादा तो फेफड़े का भी आयतन ज्यादा, वक्षीय गुहा का आयतन कम तो फेफड़ों का भी आयतन कम। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि। बाकी सब चीज देख लिया हमने, अब उसकी क्रिया विधि कैसी होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक। श्वसन की क्रिया विधि में सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, इन सारी चीजों को, श्वसन की क्रिया विधि। उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग फेफड़े का, ठीक है। अगर ये ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे हो जाएगा। मनुष्य के फेफड़े का डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये उसका हो गया बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो नासा मार्ग, नासा मार्ग। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? नासा। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? नासा कक्ष। उसके बाद क्या आ जाएगा? ग्रसनी, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? कंठ। उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नली, श्वास नली। अब श्वास नली में क्या पाया जाएगा? कल बताया था लास्ट लेक्चर में, अपूर्ण वलय युक्त उपास्थि, अपूर्ण वलय युक्त उपास्थि या फिर सी शेप कार्टिलेज। अपूर्ण वलय मीन्स आधा वलय, ठीक है। पूर्ण वलय होता तो पूरा गोल होता, अपूर्ण वलय मतलब आधा वलय, अपूर्ण वलय युक्त। और ये कहां तक पाया जाता है? ऐसे ऐसे करके प्राथमिक श्वसनिका तक पाया जाता है, प्राथमिक श्वसनिका तक पाया जाता है। समझ में आया? अब यहां आ जाओ, यहां पास जो मेरा फेफड़ा है वहां पास, फेफड़ा में दो भित्तियां उपस्थित होती है, दो झिल्लियां उपस्थित होती है फेफड़ों में। फेफड़ों में, फेफड़ों में दो झिल्लियां होती हैं, एक होती है बाहरी और एक होता है अंदर की, ठीक है। बाहरी को बोलते हैं क्या? बाहरी प्लूरा या फिर बाहरी फुफ्फुसावरणी, फुफ्फुसावरणी झिल्ली। और इसको बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक फुफ्फुसावरणी, फुफ्फुसावरणी झिल्ली। अब एक झिल्ली बाहर की ओर हो गया और एक झिल्ली अंदर की ओर हो गया, इसके अंदर में क्या है? फेफड़ा है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखना, जो इसकी बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली है, ये वक्ष गुहा के निकट संपर्क में है। देखो, ये वक्ष गुहा के निकट संपर्क में है। अगर ये इसका बाहरी झिल्ली है और ये इसकी आंतरिक झिल्ली है तो ये वक्ष गुहा के निकट संपर्क में है। कौन? इसकी बाहरी झिल्ली, बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली। और इसकी आंतरिक झिल्ली फेफड़े के संपर्क में है और इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जा रहा है, जहां पे पाया जाता है क्या? फुफ्फुसावरणी द्रव, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। फुफ्फुसावरणी, फुफ्फुसावरणी द्रव जो क्या करता है? इसके घर्षण को कम करता है, घर्षण को, इसको डैमेज नहीं होने देता, इसके घर्षण को कम करता है। कौन? फुफ्फुसावरणी झिल्ली, फुफ्फुसावरणी द्रव, जो कहां पाया जाता है? बाहरी और आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली के बीच में। जो बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली है वो वक्ष गुहा के निकट संपर्क में रहती है और आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली है वो फेफड़ों के निकट संपर्क में उपस्थित रहती है। इतना समझ में आ गया? फुफ्फुसावरणी द्रव घर्षण को कम करता है। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे का टॉपिक है श्वसन की क्रिया विधि, ठीक है। बहुत इजी और सिंपलेस्ट वे में देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। समझ में आया ना?
देखना, आगे देखना, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है। श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है वो देखना, ठीक। श्वसन की क्रियाविधि में सबसे पहले हमको पता है कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? श्वसन में क्या होता है कि मैं हवा को अंदर लूंगा और बाहर छोड़ूंगा, तो क्या होता है, अगर मैं हवा को अंदर ले रहा हूं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतः श्वसन, उसको बोलते हैं अंतः श्वसन। अगर मैं हवा को बाहर छोड़ रहा हूं, हवा को बाहर छोड़ रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य श्वसन। इतना समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा हूं, कहां? वायुमंडल में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य श्वसन। और इसको अंदर ले रहा हूं, कहां पे? फेफड़ों में, फेफड़ों तक लेके जा रहा हूं, उसको बोलते हैं अंतः श्वसन। अब देखना, ये दोनों क्रिया बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन कैसे होती है उसी को समझना है हमें आगे चल के, ठीक है, उसी को समझना है, ठीक। तो पहले अंतः श्वसन की बात कर लूं मैं, उसके बाद मैं क्या चीज की बात करूंगा? बाह्य श्वसन की, ठीक है। पहले मैं अंतः श्वसन की बात कर लेता हूं, फिर मैं क्या चीज की बात करूंगा? बाह्य श्वसन की, ठीक। तो अंतः श्वसन क्या है वो देखना। सबसे पहले अंतः श्वसन में क्या क्या होता है वो देखना, ठीक है। तो अंतः श्वसन में क्या होगा? अंतः श्वसन में क्या होगा, अगर मैं सांस को अंदर ले रहा हूं ऐसे करके, तो क्या क्या कंडीशन होता है वक्ष गुहा में, वो चीज को देखना है, ठीक। तो इस चीज को क्या क्या चीज मेंटेन करता है? एक पहला चीज तो मेंटेन करता है, वो है क्या? डायफ्राम। और दूसरा जो होता है वो अंतर परसुक पेशियां। अंतः परसुक पेशियां बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। और ये अंतर परसुक पेशियां किसको बोलते हैं? जो हमारा रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, रिब्स है, रीढ़ का हड्डी बोलो सॉरी, ये हमारा पसलियां है ना, पसलियां, ये इन पसलियों के बीच में उपस्थित रहता है, पसलियों के बीच में उपस्थित रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अंतर परसुक पेशियां। वो बाहरिक और आंतरिक दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक। ये दोनों चीज मेंटेन करता है क्या चीज को? अंतः श्वसन को, ठीक है। अब देखना अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन को देखना आप कैसे मेंटेन करेगी। अगर मैं सांस ले रहा हूं अंदर, ऐसे करके सांस अंदर ले रहा हूं, तो क्या ये मेरा पेट का ये नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ दब जाएगा? ऐसे करके, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो फूला रहेगा, लेकिन मैं सांस ऐसे करके अंदर लूंगा, खुद लेके देखना कि ये पेट का हिस्सा मेरा नीचे वाला ये अंदर की तरफ संकुचित हो जाएगा, अंदर की तरफ दब जाएगा, ठीक। तो इससे क्या पता चलेगा कि डायाफ्राम क्या हो गया? संकुचित हो गया। डायाफ्राम संकुचित हो गया, ठीक है। मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो नीचे की साइड, जस्ट मेरे फेफड़ों के नीचे में डायफ्राम उपस्थित रहता है ना, तो वो जो है डायफ्राम संकुचित हो गया, ठीक। इससे क्या हुआ? डायफ्राम संकुचित हुआ, तो मेरे जो ये पश्च भाग है और ये मेरा अग्र भाग है, इन दोनों भाग में, अग्र पश्च भाग में, अग्र पश्च अक्ष में क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। किसका आयतन बढ़ गया? वक्षीय गुहा का।
ये मेरा वक्षीय गुहा है ना, ये वक्षीय गुहा है। अगर मैं सांस को अंदर ले रहा हूं तो मेरा डायफ्राम क्या हो गया, संकुचित हो गया। तो अग्र पश्च भाग में, ऐसे अग्र पश्च भाग में, ये पश्च है ये अग्र है, इस भाग में क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। किसका आयतन बढ़ गया, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। समझ में आया। अब देखना, अगर मैं सांस अंदर खींच रहा हूं ऐसे करके, तो ये मेरे दो पसलियां हैं, ये सिकुड़ गई, ये सिकुड़ गई, मतलब अंतर परसुक पेशियां, इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अंतः परसुक पेशियां क्या हो गई, सिकुड़ गई, जिससे ये मेरा जो उरोस्थी है ना, ये बीच वाला भाग उरोस्थी है, जिससे पसलियां आके जुड़ती हैं, इसको स्टर्नम बोलते हैं। पसलियां आके जुड़ती हैं उसको स्टर्नम बोलते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। ये ऊपर की ओर उठा, ये ऊपर के साइड उठ गया, ठीक, ऊपर के साइड उठ गया। अब देखना ये ऊपर के साइड उठ गई, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ डोर्सो, इससे क्या हुआ मेरे अधर भाग में, अधर भाग, अधर और इसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ, पृष्ठ भाग में, अधर और पृष्ठ भाग में क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। इतना समझ में आया बच्चों। अगर मैं सांस को अंदर लिया ऐसे करके, तो ये मेरी पसलियां सिकुड़ गई, मेरा स्टर्नम ऊपर की तरफ उड़ उठा, पसलियां भी ऊपर की ओर उठी। तो इससे क्या हुआ, मेरे इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या हो गया, क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। अधर और पृष्ठ भाग में आयतन बढ़ गया। किसका आयतन बढ़ गया, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। समझ में आया, यही लिखा है, यही लिखा है उसमें, ठीक है। अधर और पृष्ठ भाग में आयतन बढ़ गया, समझ गए। अब आपको पता है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो आयतन जो है, आयतन जो है, आयतन जो है, आयतन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, दाब के, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आयतन बढ़ गया इस परिस्थिति में, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया, तो वक्षीय गुहा का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर आयतन बढ़ गया वक्षीय गुहा का इस परिस्थिति में, तो दाब क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कई बार, ठीक, कई बार। तो अब क्या होगा, अब वक्षीय गुहा का दाब क्या हो गया, दाब। अब इस परिस्थिति में जो वक्षीय गुहा है, वक्षीय गुहा है, उसका दाब क्या हो गया, कम हो गया। आयतन बढ़ा था उसका, तो आयतन बढ़ा, दाब कम। अब जो वायुमंडलीय दाब है उससे कम हुआ है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और मेरे वक्षीय गुहा का दाब कम है। तो क्या होगा कि कम, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर क्या होगा, स्थानांतरण होगा। किसका, हवा का। बाहर का दाब ज्यादा, अंदर का दाब कम। तो मैं सांस अंदर ले सकता हूं, क्या होगा, अंतः श्वसन होगा, अंतः श्वसन होगा, ठीक, अंतः श्वसन होगा। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं निःश्वसन। इतना समझ में आ गया। अब निःश्वसन क्या है वो देखना। निःश्वसन में इसी को देखना एक बार। निःश्वसन या इसी को और क्या बोलते हैं, एक निःश्वसन और बाह्य श्वसन, निःश्वसन या बाह्य श्वसन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये संकुचित है डायफ्राम, वो शिथिल हो जाता है, पूरा शिथिल हो जाता है, ठीक। और ये बाहर अंतः परसुक पेशियां जो सिकड़ी हुई थी, ये भी शिथिल हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, ये भी शिथिल हो जाएंगी। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो है, वक्षीय गुहा का आयतन वो कम हो जाएगा और दाब बढ़ जाएगा। तो वक्षीय गुहा का दाब बढ़ गया और बाहर का दाब कम है, वायुमंडलीय दाब कम है। तो बाहर से अंदर से बाहर की ओर गैस का परिवहन होगा। इतना समझ में आया। अर्थात क्या होगा, निःश्वसन होगा, अर्थात क्या होगा, निःश्वसन होगा। इतना समझ में आया। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, सारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ठीक। इतना समझ में आया।
आगे देखते हैं, अंतःशोषण और निःशोषण समझ में आ गया, कैसे अंतःशोषण होता है, कैसे निःशोषण होता है, वक्षीय गुहक आयतन कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अपन लोग, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, जैसे निःशोषण और अंतःशोषण की दर को मैं निःशोषण और अंतःशोषण को अगर मैं बढ़ाना चाहूं, अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो कैसे बढ़ा सकता हूं? अंतःशोषण और निःशोषण को अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो कैसे बढ़ा सकता हूं? इसमें एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है, उदरीय पेशियां, इनके माध्यम से मैं अंतःशोषण और निःशोषण को बढ़ा सकता हूं। ये उदरीय पेशियां, उदर मीन्स ये मेरे चेस्ट के नीचे वाला एरिया, चेस्ट के नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग उदर। ये उदर की पेशियां हैं जो मेरे एब्डोमिनल मसल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एब्डोमिनल मसल हैं, वो क्या चीज में मदद करते हैं? निःशोषण और अंतःशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। समझ में आया? एक सामान्य व्यक्ति, एनसीईआरटी का डाटा है, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 बार सांस लेता है, 12 से 16 बार सांस लेता है पर मिनट। ठीक, अब एक पॉइंट और लिखा है एनसीईआरटी में, जो श्वसन की दर है, उसको मुझे मापना है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र लगेगा? स्पैरोमीटर। इसके माध्यम से हम माप सकते हैं। सारा एनसीईआरटी का पॉइंट, सारा क्रियाविधि मैंने कंप्लीट करा दिया है। बाकी गैसों का परिवहन, ये सारा चीज और विकार को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इतने के लिए थैंक यू। आप पूरा लेक्चर देखना, फर्स्ट लेक्चर को भी पूरा देखना, उसके बाद इसमें आना। ठीक है, सारा एनसीईआरटी से ही मैंने कवर किया। ठीक, थैंक यू।